सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलकर टीम की वतन वापसी हुई। कराटे टीम ने फाइनल में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। कौमी कराटे टीम ने 2 गोल्ड मेडल्स, 15 ब्राउन, 1 सिल्वर अपने नाम किए। सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलकर टीम की वतन वापसी हुई। कराटे टीम ने फाइनल में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। कौमी कराटे टीम ने 2 गोल्ड मेडल्स, 15 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर अपने नाम किया। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। नेपाल में खेली जाने वाली 7वीं कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की कराटों के हवाले से अभी जो टीम है फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आ पहुंची है। शानदार इस्तकबाल किया गया है। सबसे पहले गोल्ड मेडल लेने वाली प्लेयर्स, क्या जज्बात हैं? फाइनली आपने नेपाल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैं थैंक्स टू पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, सर मोहम्मद जहांगीर, मैं मनदीप संधू, और मैं अपने कोचेस का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई इस टूर्नामेंट के लिए। ये मेरा फर्स्ट साउथ एशियन चैम्पियनशिप था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ाइनल में इंडिया को शिकस्त दी। नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका को मैंने हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में इंडिया को भी शिकस्त दी। कोच मौजूद हैं। सर, किस तरह के मराहिल रहे टीम को वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 7th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप थी। तो इसमें साउथ एशिया के 6 कंट्री जो है वो हिस्सा ले रहे थे सिवाय मालदीव के। और इसमें हमने माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल भी जीते, 1 सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हमने। तो तैयारी हमारी अच्छी थी, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा। प्लेयर्स मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। बताइएगा क्या क्या जज्बात है? गोल्ड मेडल लिया है, ब्राउन लिया है, सिल्वर लिया है? गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज। आप बताएं किस तरह का वहाँ पे रिप्रेजेंट किया? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वहाँ खेला, लेकिन पहला था मेरा इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा खेला और 2 ब्रॉन्ज लिए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। टीम का फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और मुस्तकबिल में भी जो है वो साउथ एशियन। बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। बड़ी अदालत के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकामात। अदालत का घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म। कमर्शियल सतह पर पानी की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना करने का हुक्म दिया गया। बड़ी अदालत के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकामात। अदालत का घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म। कमर्शियल सतह पर पानी की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना करने का हुक्म दिया गया। अपडेट करें आपको बड़ी अदालत के स्मोक तदारुक से मुतालिक फैसले के हवाले से बड़े अहकामात। इसी हवाले से बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केसेस की समाअत हुई है और अदालत ने एक तो तमाम जो सील की गई फैक्ट्रीज हैं उनके मालकान के बयान अर्जी माहौलियाती कमीशन को भिजवाने का हुक्म दिया है और अदालत ने कहा है कि कानून के मुताबिक इनका जायजा लेकर इनको डी सील करने का फैसला कमीशन करे। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ये दोबारा खिलाफ वर्जी करें तो उनकी फैक्ट्रियां मसमात कर दी जाएं। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि घरों से पानी के पाइपों से गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए और कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियां और दीगर चीजें धोने पर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाए। अदालत ने कहा कि दोबारा इस खिलाफ वर्जी पर मजीद जुर्माना बढ़ा दिया जाए। जस्टिस शाद करीम ने इस केस की समाअत की तो अदालत में डीजी माहौलियात में दीगर पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालत को अदालती अहकामात के मुतालिक बताया और डीजी माहौलियात का ये कहना था कि उन्होंने विजिट किए हैं और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को सील किया है। जस्टिस शाद करीम ने कहा कि ये फैक्ट्रियाँ दोबारा हाई कोर्ट के हुक्म के बगैर डी सील ना की जाए। जस्टिस शाद करीम ने ये भी कहा कि आप ये बताएं कि आपके क्या अफसरान करप्शन में मुलवस हैं, जिस पर डीजी माहौलियात ने कहा कि ऐसा जो उन्होंने तमाम जो अफसरान हैं उनको बयान हल्के उनसे लिया है, अगर वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अदालत से इंतजार की कि 2 अफसरान को मुअत्तल किया हुआ है, अगर अदालत इजाजत दे तो उनको बहाल कर दें। जिस पर जस्टिस शाद करीम ने कहा कि ये आपका इंतजामी मामला है, अदालत को माहौलियात के अलावा किसी से कोई मामले से गर्ज नहीं है। तो अदालत ने केस की समाअत जो है वो 8 नवंबर तक के लिए मुलतवी करते हुए मुतल्लिका माहौलियाती कमीशन से इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मलिक अशरफ हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पोल्ट्री सेक्टर के लिए अरसे बाद अच्छी खबर सामने आ गई। हुकूमत ने सोयाबीन पाकिस्तान मंगवाने की इजाजत दे दी। सोयाबीन की दरामद की मंजूरी ने इस सेक्टर में रूह फूंक दी है। इसी हवाले से बात करेंगे शरास बट से, अपडेट कीजिएगा।
गुज़िश्ता 2 साल से ये सेक्टर जो है वो ज़बू हाली का शिकार रहा है और कोई नया इन्वेस्टर जो है वो 2 साल से इस सेक्टर के अंदर नहीं देखा गया, बल्कि पहले से जो पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे थे वो भी अपने कंट्रोल शेड्स जो है वो बंद कर रहे थे। और ये रिपोर्टेडली बताया जाता है कि कारोबार बंद करके मुतबादल कारोबार की तरफ कारोबारी हजरात जो है जा रहे थे। लेकिन अब इस डूबते हुए सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है, यानी डूबते को तिनके का सहारा ये है कि हुकूमत ने जो सोयाबीन है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है। क्या आने वाले दिनों में पोल्ट्री सेक्टर के अंदर हालात बेहतर होंगे? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी अंडे और चिकन की कीमतों में कमी होगी? क्या ये आम और ख़ास जो भी है उसके दस्तरखान का हिस्सा बन सकेगी ये सस्ती प्रोटीन? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं, जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और PPA यानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या खबर है अभी लेटेस्ट? बहुत शुक्रिया शराज। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पोल्ट्री में सोयाबीन की जो कैबिनेट है फेडरल गवर्नमेंट उसने अप्रूवल दे दी है कि सोयाबीन जो है GMO सोयाबीन वो आएगी। ये इससे काफ़ी अभी आई नहीं है क्योंकि इसका SRO जारी होगा, मिनट्स हैं इसमें, पूरा प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये आएगी तो उससे काफ़ी इंडस्ट्री में तब्दीली आएगी। जो इतने हाई रेट्स हैं फीड के, उम्मीद है वासक है कि वो रेट्स कम होंगे। जब रेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ने पोल्ट्री की तबाही में बहुत किरदार अदा किया है और उसमें बेसिकली सोयाबीन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ इतना हुआ है। इतनी हैरत अंगेज तब्दीली आई है तमाम बिजनेस में कि वो काशन ने। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से तंदूर मालिकान को रोटी 20 रुपए की फरोख्त करने पर जुर्माने किए जाने लगे। तंदूर मालिकान कहते हैं गैस और आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी की कीमत 25 रुपए करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से तंदूर मालिकान को रोटी की कीमतों के हवाले से जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। 20 रुपए की रोटी जो है वो फ़रोख्त करने पर भी होटल मालिकान को जुर्माना किया जा रहा है, जबकि होटल मालिकान की जानिब से रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर करने के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं, क्योंकि आटे की कीमत बढ़ चुकी है, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और जो होटल मालिकान हैं उनका कहना है कि रोटी इस वक्त 25 रुपये की सेल होनी चाहिए, लेकिन 20 रुपये की रोटी सेल होने पर भी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। सदर मेरे साथ मौजूद हैं अवामी रेस्टोरेंट व होटल मालिकान एसोसिएशन के वसीम ज़बीउल्लाह, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी वसीम भाई, बताइएगा जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि मैं प्राइस कंट्रोल मीटिंग का DC साहब का मेंबर भी हूँ। कम से कम हमें एतमाद में लिया जाए। और दूसरे नंबर पे लाहौर में 18 रुपये रोटी सेल हो रही है। आटे की कीमत जो गवर्नमेंट ने सरकारी गंदम का रेट तय किया है वो 4748 रुपये तकरीबन है। मार्केट में 5100 रुपये फी मन बिक रही है और जो बोरी आ रही है वो 12,000 से 14,000 रुपये में 1.5 नंबर की बोरी आ रही है। और जब वो बोरी को आप 120 ग्राम का पेड़ा रख के जो गवर्नमेंट के SOP के 100 ग्राम की रोटी देनी है तो वो घर में ही पेड़ा हमें 15 रुपये 16 रुपये कास्ट कर रहा है। अभी हमने लेबर देनी है, अभी हमने गैस के बिल देने हैं, फिर गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो लकड़ी हम 10-12 हज़ार की जला रहे वो देने हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। हम अंदिया दे रहे हैं कि 25 रुपये आने वाले दिनों में रोटी का रेट हो जाएगा। अगर सब। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। चिन्योट की जिला इंतजामिया और ज़राई अफसरान की नाकिस हिकमत अमली। चिन्योट की मार्केट में यूरिया और DAP खाद की शदीद किल्लत। खाद न मिलने पर गंदम की बवाई में ताखीर, फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, तहसील चिन्योट में इस वक्त यूरिया खाद की शदीद शार्टेज है। महकमा ज़राअत की जानिब से सिफारिशात हैं कि पहले पानी के फौरी बाद या पहले पानी से थोड़ी देर पहले जो यूरिया खाद है उसका इस्तेमाल करना है। ताहम अब काश्तकारों की जानिब से गंदम की बवाई कर ली गई है और पहला पानी लगा दिया गया है, तो उसमें अब खाद की अशद ज़रूरत है और खाद कहीं भी दस्तियाब नहीं है, जिस वजह से काश्तकार भाई मारे फिर रहे हैं कि कहीं से 2-4 बोरियाँ उन्हें मिल जाएँ और अब वो अपनी जो गंदम की बवाई उन्होंने करनी है वो कर लें और पहला पानी लगा लें। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, यूरिया खाद की क्या सूरत हाल है? खाद मिल रही है? सर सूरत हाल ये है कि आज मुझे 1 हफ्ता हो गया, पहला पानी हमने लगा दिया है, यूरिया खाद पूरी मार्केट में नहीं मिल रही। हम तमाम डीलर्स के पास गए हैं, महकमा ज़राअत के पास गए हैं, तमाम कहता है जी हमारे पास खाद है ही नहीं। अब हमारी तो ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से, पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, खुदारा क्यों किसान को रोल रहे हैं? ये किसान हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद किसान को ज़िले ख्वार किया जा रहा है। हाँ, अगर ब्लैक में किसी से लो ब्लैक में भी नहीं मिल रही, वो भी उनका खास बंदा हो तो 5,000 5,500 में वो ब्लैक मिल रही है। इस कदर हमें ज़िले ख्वार किया जा रहा है। 1 माह हो गया, बल्कि 15-20 दिन मुझे हो गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही।
बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों का कहना है कि वो रोजाना मार्केट। बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का खाद की अदम दस्तियाबी के मामले पर नोटिस। ज़राई अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग। मार्केट में खाद की फराहमी और सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का खाद की अदम दस्तियाबी के मामले पर नोटिस। ज़राई अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वकार घुमन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने खाद की जो अदम फराहमी है इसका नोटिस लिया है और तमाम जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको हदायत की है कि वो फील्ड में जाके चेक करें कि खाद की अदम दस्तियाबी की वजह क्या है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि काश्तकारों की जो शिकायत हैं, अगर कहीं से ओवर प्राइसिंग की शिकायत आ रही है तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जा रहा है, उस दुकानदार को, डीलर को जुर्माना भी किया जा रहा है। ताहम उनका ये कहना है कि इस वक्त हमारी जो पहली तरजीह यही है कि जो इस वक्त बवाई हो रही है फसलों की, उसके लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि तमाम जो खाद डीलर हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। अगर किसी ने जहीरा अंदोजी की है, स्टॉक किया हुआ है और फरोख्त नहीं कर रहा या महंगे दामों फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन डीलर्स को, उनके जो गोदाम है उनको सील भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत की है कि फौरी तौर पर वो फील्ड में निकलें और चेक करें जाके कि किसी जगह पे जहीरा अंदोजी मौजूद तो नहीं है या अगर ओवर प्राइसिंग हो रही है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी कार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में निगरान हुकूमत का जिगर के मरीजों के लिए आसान इकदाम। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में हेपेटाइटिस बी, सी की अद्वियात फराहम कर दी गई। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार हुसैन, बताइएगा कितने मरीजों की अद्वियात फराहम की गई हैं? जी बिल्कुल, जिगर के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस की मेडिसिन जो है फराहम कर दी गई है। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर संजाद मौजूद है। जी सर, बताएं कितने मरीजों के लिए फराहम की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हमारी माहाना मीटिंग थी वर्टिकल क्लिनिक, जिसमें हेपेटाइटिस क्लिनिक और एनसीडी और इसके साथ साथ वेल वूमन क्लिनिक्स की। इसमें तमाम हमारे डॉक्टर्स ने, एमएस साहिबान और फोकल पर्सन इन क्लिनिक के और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने शिरकत की। इसमें इनकी माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। जैसा कि कुछ अरसे से जो हेपेटाइटिस के मरीज़ों की अद्वियात हैं वो उसमें कमी वाक़या हुई थी, लेकिन अब जो है ये हर हमारे जो क्लिनिक है हेपेटाइटिस क्लिनिक उसमें ये सफिशेंट क्वांटिटी में ये मेडिसिन मौजूद है और तमाम पेशेंट्स जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, जो इस पहले मेडिसिन ले रहे हैं या कि नए जिनकी तशख़ीस होती है, उनको ये तमाम तर अद्वियात वहाँ पे फराहम की जा रही हैं। जी बिल्कुल, अद्वियात फराहम की जा रही हैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। स्कूल इंतजामिया माहौल दुश्मन बन गई है। चौक 135 कननसियान के गवर्नमेंट स्कूल में लाखों मालियत के दरख्त काट दिए गए हैं। आखिर मामला क्या है, जानते हैं फसी नकवी से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये चक नंबर 135 कननसियान का बॉयज स्कूल है, जहां पर जो है वो लाखों रुपए मालियत के जो दरख्त हैं उन्हें काट दिया गया है, जिनमें सफेदा शीशम के दरख्त शामिल है और तो और ये स्कूल की जो दीवार है वो भी बहुत सीधा हाल है। उसके बाद जो दरख्त है उन्हें भी काट दिया गया है। तकरीबन 20 से ज़ायद ये दरख्त बनते हैं जिनकी लाखों रुपए में मालियत बनती है, उन्हें काट दिया गया है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से अभी तक जो मौक़िफ़ है वो नहीं लिया गया है और इसी हवाले से जो है वो मजीद स्कूल के अंदर जो कहा जाता है कि शजरकारी की जाए, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो है उल्टे दरख्त काटे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के चक 135 में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल कननसियान में दरख्तों की कटाई का मामला। स्कूल काउंसिल का मौक़िफ़ सामने आ गया। स्कूल काउंसिल की मंजूरी के बाद दरख्तों की कटाई की गई। चंद रोज कबल पुराना दरख्त गिर गया था, जिसके बाद फैसला किया गया। इससे कबल भी दरख्त गिरने से स्कूल की दीवार गिर गई थी। स्कूल इंतजामिया का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कि 4 दीवारी गिरी हुई थी और ये बाथरूम वगैरह बनने थे, उसके लिए काउंसिल ने ये फैसला किया कि ये कोई दरख्त बेच के स्कूल के जो पुराने दरख्त हैं सूखे हुए वो बेच कर ये स्कूल का काम किया जाए, क्योंकि हुकूमत से कोई एड नहीं मिल रही थी, इसलिए ये दरख्त बेच गए हैं। कुछ बोसीदा दरख्त जिनकी उम्र 80 से 100 साल तक बताई जाती है,
वो गिरे दीवार के ऊपर और यकीनन जो राहदारी है वो भी मुतासर हो रही थी। तो उस वक्त की कौंसिल ने, जो कि तकरीबन कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको जो है इनकी टेंडर करके इनको सेल आउट करके और इनको दीवार बना देते हैं। एक दरख्त तो यहाँ पे शीशम का है, ये अचानक असेंबली के वक्त गिरे और असेंबली के वक्त जब गिरे तो उसी अगले रोज़ मैंने कौंसिल मीटिंग में इन सबको बुलाया, इनको ये बताया कि हम अगर आप कहें तो माजी की तरह जो चंद सालों में हमने किया, इनको अपने हाथों से लगाएं और दीवार बनाएं। ये एक बंदे के हाथ में रकम नहीं है, ये 9 बंदों की कौंसिल है और वो वही डिसाइड करेंगे, उन्हीं के साइन से ही ये पैसे। फेस्को अफसरान एनर्जी बचत मंसूबे में बड़ी रुकावट बन गए। शोबा मेराड के अफसरान ने वजारत तवानाई के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फेस्को हेडक्वार्टर समेत दीगर दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा ठप हो गया। बात कर लेते हैं ओवैस अली से, अपडेट कीजिएगा ओवैस। जी बिल्कुल, फेस्को अफसरान ही एनर्जी बचत मंसूबा में बड़ी रुकावट बन गए हैं। फेस्को के शोबा मेराड की नहली की वजह से जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर समेत दीगर दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा जो है वो ठप होकर रह गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को भी अहकामात जारी किए गए थे कि फेस्को हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान को जो है वो सोलर पर मुंतकिल किया जाए और इस मंसूबे पर फेस्को की जानिब से शुरुआत में काम शुरू किया गया, मगर ताहाल जो है वो मंसूबा पर काम रुका हुआ है और फेस्को जो है वो सोलर से मुतल्लिक मंसूबाबंदी करने में नाकाम दिखाई देता है। फेस्को के शोबा मेराड के अफसरान जो हैं वो एनर्जी सेविंग मंसूबा पर काम करने में सुस्ती का शिकार है और फेस्को हेडक्वार्टर समेत दीगर दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने के हवाले से कोई जामिया मंसूबाबंदी ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सकी है। फेस्को के शोबा मेराड की जानिब से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न के अहकाम जो हैं वो हवा में उड़ा दिए गए हैं और एनर्जी बचत से मुतल्लिक मंसूबा साजी करने में फेस्को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। बिजली पहले ही बहुत महंगी हो चुकी है, सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। एनर्जी बचत मंसूबा वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से तमाम कंपनीज को फ्राहम किया गया है, मगर फेस्को की जानिब से उस पर बिल्कुल भी ताहाल अमल दरामद नहीं किया जा रहा और फेस्को हेडक्वार्टर समेत दीगर। बहुत शुक्रिया करने के लिए। टोबा टेक्सिंग के लारी अड्डे का बिजली का कनेक्शन 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी बहाल न हो सका। लारी अड्डा बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। मुसाफिरों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर लारी अड्डे से हजारों रुपए का रेवेन्यू हासिल करती है, इसके बावजूद भी बिजली का बिल अदा नहीं किया जा रहा। अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के लारी अड्डे का बिजली का कनेक्शन जो है वो गुज़श्ता 2 माह से मुनक़ता हो चुका है। लारी अड्डे पर जो है वो इंतज़ामी अमूर दरहम बरहम हो चुके हैं। इस हवाले से जो है वो सिटी 41 के तवज्जुह से जो है वो यहाँ पर मुसाफिरों ने जो है वो इंतज़ामिया से अपील भी की थी, लेकिन उस पर अभी कोई खातर का फ़ायदा नहीं हो सका है। टोबा टेक्सिंग के लारी अड्डे में जो है वो पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो वॉशरूम इस्तेमाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि लारी अड्डा जहाँ पर जो है वो म्यूनसिपल कमेटी को रोज़ाना की बुनियादों पर हज़ारों रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है, उसके बावजूद भी बिजली का कनेक्शन जो है वो बहाल नहीं किया जा सका, बिजली का बिल अदा नहीं किया जा सका। इस बात से शहरी मुसाफिरों से बात भी करते हैं। आप जी सारिया मुश्किलात इतने पईयां होईयां। मैं सवेर का आया होया इत्थे लाहौरों, मैं सफ़र किया इत्थे आया तो इत्थे बिजली है नहीं, मेरा मोबाइल बंद होया वा ते हुण मैं मुंडे नूं काल करनी, उन्हें मैनूं लैके जाना तो इत्थे कोई हालात नहीं है, इत्थे ना बिजली ना लैना देना। इत्थे मैं सवेर का ना इत्थे वाशरूम है, इत्थे ना इत्थे पीने का पानी सही आ तुसीं देख सकते हैं, बंद आ कूलर सारा पिया होया, जलाला का सामना करना पिया, इत्थे गंद इन्ना पिया होया। मैं इत्थे रोज़ तकरीबन नहाउंदा एक दिन छड्ड के लाहौरों तो इत्थे कोई हालात नहीं है। जी बिल्कुल, जो है वो इंतजामिया की जानब से जो है बिजली का कनेक्शन ही बहाल नहीं किया जा सके, इस सवाल से जो है वो लारी अड्डा पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट में बेनज़ीर इनकम स्प्रेड प्रोग्राम से पैसे वसूल करना मुश्किल हो गया है। इस सवाल से बात करने के लिए मौजूद हैं कुबैल हैदर, अपडेट कीजिएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे वसूल करना ख़वातीन के लिए मुश्किल तरीन बन गया। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब दिखा सके तो ये एक रिटेलिंग शॉप है जिसके बाहर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं और धूप के अंदर इसी आलम में ये लोग खड़ी हुई हैं, लेकिन इनके लिए भी किसी भी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह भीड़ जमा रहती है और ख़वातीन को पैसे वसूल करने में मुश्किलात का सामना है, जबकि पहले हुकूमत की जानिब से एक सेंटर कायम किया जाता था जहाँ से ख़वातीन पैसे वसूल कर सकें। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अम्मा जी पैसे मिले? नहीं जी कोई नहीं मिले। की आदे बन हाली अज विंदा ही नहीं पिया। कितनी देर मिल सकती? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ।
नहीं, हुकूमत की तरफ से पहले जो सेंटर्स कायम थे वो ठीक है, या ये जो अभी आप लोगों को रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है ये ठीक है? नहीं, रोड ते तो नहीं खड़ा होना सही है, बंदा बैठ के देवे तो वही सही है, कुर्सियां चक्के तो देंदे आ। क्या मुतालबा करते हैं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਂ ਵੀ बैठ के किदा सुकून नाल ही मिले वही सही है। पहले हुकूमत की तरफ से खवातीन के लिए सेंटर्स कायम किए गए थे, वहाँ पे बैठने का इंतजाम था और मुख्तलिफ चीज़ें। बहुत शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की 2 अरब 15 करोड़ की टैक्स वसूली। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे ज्यादा 1 अरब 46 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे उमैर अजमत से। अपडेट कीजिएगा उमैर। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में 2 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की टैक्स रिकवरी कर ली गई है। टैक्स रिकवरी किस किस मद में की गई है और सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से वसूल हुआ है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। नुमान साहब, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो किस मद में हासिल हुआ है और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कितनी ग्रोथ है रवां बरस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमैर। सबसे ज़्यादा हमारे कुछ 6-7 किस्म के हेड्स हैं जहाँ पे जिनमें हम रिकवरी कर रहे होते हैं, और इस साल में सबसे ज़्यादा जिस हेड में हमने रिकवरी की वो प्रॉपर्टी टैक्स है। और बाकी हमारा एक टैक्स जो रिलेटिवली निस्बतन नया टैक्स है वो रेटिंग एरिया से बाहर जो प्रॉपर्टीज़ हाईवेज़ या मोटरवेज़ को अबट करती हैं उनके साथ मुत्तसिल हैं, हम उनसे भी इस साल में हमने कोई पिछले साल की बनिस्बत 65% ज़्यादा टैक्स वसूली की है। जी, हम अपने टारगेट के आलमोस्ट 50% तक पहुंच चुके हैं। 46% ऑफ द डिवीजन हमने आलमोस्ट अचीव कर लिया है, और जो कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम 50% को क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। हमें जो सेटबैक है थोड़ा सा वो मोटर व्हीकल टैक्सेशन में है। गाड़ियों की फ़रोख्त में भी कमी आई है और उसकी वजह से काफ़ी उसमें हमें चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम अब हफ्ता में 2 दफ़ा अपना जनरल होल्ड अप कर रहे हैं और जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनकी पकड़ दकड़ को तेज़ किया हुआ है ताकि जो हमें शॉर्टफॉल है उसको रिकवर किया जाए। आई एम क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह हम अपने जो पीरियडिकल टारगेट्स हैं उनको लाजमी मीट करते रहेंगे। अभी दूसरा क्वार्टर ख़त्म होने वाला है। पहले क्वार्टर में हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखी, दूसरे क्वार्टर में भी अभी तक 2% की ग्रोथ है ओवर द लास्ट ईयर, और ये टारगेट है कि हमने इस ग्रोथ को 12-15% तक लेके जाना है इंशाल्लाह। ठीक होगा, बिल्कुल डायरेक्ट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर। फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम के लिए 20 करोड़ के फंड्स का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली के बायस हॉकी स्टेडियम का ढांचा खतरनाक होने लगा है। हॉकी स्टेडियम की बिल्डिंग खस्ताखाली का शिकार हो गई है। सवाल से बात करेंगे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानब से बाकायदा तौर पर एक ऐलान किया गया था कि 20 करोड़ का जो है वो फंड दिया जाएगा और इसको जो है वो बेहतर किया जाएगा, लेकिन इसकी नाअहली के बायस जो है वो बिल्डिंग जो है वो खतरनाक बन चुकी है, किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। इस पे खिलाड़ियों का क्या है कहना है, वो मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, बिल्डिंग की आपने हालत देखी है, हॉकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? असल में ये देखिए ना, ये 2002 में ये स्टेडियम बना था, तो जो एस्ट्रोटर्फ है उसकी बेसिकली 5 ईयर की जो लिमिट होती है ना वो उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो वो राउंड अबाउट 2007 में ये एक्सपायर हो गया और उसके बाद से आज तक 2021 तक ये चलता रहा। इसके अंदर पैचेस बन गए, वो फिर खुद से ही रिपेयर करके उसके सफाई करके वो खिलाड़ी जो थे वो चलते रहे हैं। लेकिन जो बेसिकली हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ है ना फैसलाबाद की का, वो इसी ट्रफ की वजह से हुआ है। किसी की नी इंजरी हो गई क्योंकि वो ट्रफ बेसिकली ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मोस्टली जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनकी नी इंजरीज़ की वजह से वो भी जो साइड लाइन हो गए, उनकी हॉकी ख़त्म हो गई। और दूसरा ये है कि 2021 में इनके कोई ऑफिशियल्स आए थे इधर, उन्होंने एस्ट्रोटर्फ को रोल किया और साइड पे लगा दिया, ठीक है जी इसको नया अभी रेनोवेट कर देंगे, रिवैम्पिंग कर देंगे इसकी सारी, लेकिन वो अभी तक तो कुछ नहीं हो सका। मेरा ख्याल है ये सारे खाने में लगे हुए हैं, तो ये एस्ट्रोटर्फ वो नहीं दे रहा। सर, आपका कहेंगे बिल्डिंग बड़ी खस्ता हाल है, कभी वक्त गिर सकती है, कितना मुश्किल ट्रफ अभी मेरे ख्याल में। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।